Hello students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel Uncovering Chemistry. Dear students, we are discussing the chapter Chemical Kinetics. So far now we have discussed about the integrated rate equations for zero order and first order reactions. In the last lecture we have discussed about the derivation of equation of rate constant for first order reactions and its graphical study. For example, we have derived an equation about first order reaction that natural log of K is equal to minus Kt plus natural log of A naught. Here A is concentration left after time t and A naught is the initial concentration. So the graph is equal to graph becomes a straight line because it is an equation of y is equal to mx plus c with a negative slope. Also we have calculated that the half life time of a first order reaction is independent of initial concentration. That's why the graph is a straight line parallel to the initial concentration, yani parallel to the x-axis. Whatever may be the initial concentration, the half life time will be same. Now we are discussing about an important part of first order reactions, that if the reactants and products are gaseous in nature. सो देखिए यहाँ पे सपोज कीजिए एक रिएक्शन है ए जो गैसियस रिएक्टेंट है, विल गिव यू 2B प्लस सी. ये प्रोडक्ट्स भी क्या है, गैसियस स्टेट में है. तो इनिशियल प्रेशर जो होगा पूरे इस रिएक्शन मिक्सचर का वो P नोट होगा और वो सिर्फ और सिर्फ ए की वजह से होगा, क्योंकि अभी इनिशियल का मतलब है स्टार्टिंग प्रेशर जिसमें टाइम टी इज इक्वल टू 0 है. तो वहाँ पे प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी नहीं बने हैं. प्रोडक्ट्स नहीं बने होंगे तो इनकी वजह से प्रेशर की अमाउंट 0 होगी. जो भी टोटल प्रेशर होगा वो पी नोट के इक्वल होगा, यानी कि रिएक्टेंट्स के इक्वल होगा. आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद जब कुछ अमाउंट ऑफ ए रिएक्ट हो चुका है, सपोज कीजिए यहाँ पे रिएक्ट हो चुका है, तो उसकी वजह से जो सिर्फ इसका प्रेशर कम होगा वो पी अमाउंट में कम होगा. तो क्योंकि जो रिएक्शन है उसके स्टोइकियोमेट्री में जब इसका 1 मोल कंज्यूम होता है तो इसके 2 मोल बनते हैं, तो इसके पी मोल्स का प्रेशर कम होगा, स्मॉल पी. तो यहाँ पे 2P और यहाँ पे P बनेगा. टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, PT इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स दैट इज P नोट माइनस P प्लस 2P प्लस P. रिजल्ट विल बी टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू P नोट प्लस 2P. और यहाँ से हम स्मॉल p की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि PT टोटल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाई 2. अब एक चीज़ जो हमें यहाँ ध्यान देने की वो ये है कि हम जब एक्सप्रेशन लिखते हैं, देखिए K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log ऑफ A नोट अपॉन A ये लिखते हैं हम. तो ये जो होती है ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ये भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है. तो अगर इसी इक्वेशन को हम प्रोडक्ट्स की टर्म में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 2.303 log P नोट अपॉन P. ये इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, और ये प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट का ही प्रेशर है आफ्टर टाइम T. तो हमें यहाँ पे टोटल प्रेशर नहीं लेना है. बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ में गलती करते हैं कि यहाँ टोटल प्रेशर लेते हैं. हमें लेना है रिएक्टेंट का प्रेशर, और इस एक्सप्रेशन से हमें ये पता लग रहा है कि रिएक्टेंट का प्रेशर क्या है, P नोट माइनस P है. और इस स्मॉल p की वैल्यू हमने अभी अभी डिराइव की है, वो क्या है, PT माइनस P नोट अपॉन 2. ये यहाँ पे ये ड्राइव कर रखी है, हमने डिराइव कर रखी है. तो अगर हम रिएक्टेंट का प्रेशर देखेंगे, सिर्फ रिएक्टेंट का, तो वो क्या है, P नोट माइनस स्मॉल p के इक्वल है. स्मॉल p की वैल्यू ये रख दीजिए, P नोट माइनस PT माइनस P नोट अपॉन 2. और यहाँ से एक्सप्रेशन क्या बनेगी, 2P नोट माइनस PT प्लस P नोट अपॉन 2. और जो रिएक्टेंट का प्रेशर है वो कितना हो जाएगा, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट वो हो जाएगा 3P नोट माइनस PT अपॉन 2. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम फाइनल एक्सप्रेशन लिखेंगे तो 2.303 अपॉन T log ऑफ P नोट अपॉन P नोट माइनस P जो होना चाहिए उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, P नोट अपॉन 3P नोट माइनस PT अपॉन 3P नोट, ये 3 इसके साथ है, ठीक है. इसका मतलब K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log ऑफ 2P नोट अपॉन 3P नोट माइनस PT. दिस विल बी द एक्सप्रेशन. आपको इनिशियल प्रेशर दिया हुआ होगा और T टाइम के बाद आपको टोटल प्रेशर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर दिया होगा. यहाँ से आप डिराइव कर सकते हैं, ये हमने निकाल रखा है. देखिए, क्योंकि वी हैव टू कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ओनली टू पुट इन द इक्वेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, तो हमें
रिएक्टेंट का प्रेशर लेना है। रिएक्टेंट का प्रेशर टी टाइम के बाद पी नॉट माइनस पी है। ये जो पी टी है ये टोटल प्रेशर है जिसमें प्रोडक्ट्स का प्रेशर भी कैलकुलेट हो जाएगा। हमें चाहिए सिर्फ रिएक्टेंट का प्रेशर। तो पी नॉट माइनस पी विल बी इक्वल टू, यहाँ से हमने जो स्मॉल पी की वैल्यू आई थी इसको रख दिया है। सॉल्व करते टाइम क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी जो है वो 3 पी नॉट माइनस पी टी अपॉन 2 के इक्वल आएगा और इसको हमने इक्वेशन ऑफ रेट कॉन्स्टेंट में रख दिया है। ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। एक चीज़ और है जो मैं आपको मतलब यहाँ पे बताना चाहूँगा, वो ये है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये कोई यूनिवर्सल एक्सप्रेशन नहीं है। सपोज कीजिए आप एक रिएक्शन लेके आते हो 3P विल गिव यू 2B प्लस 4C और ये भी तीनों गैसियस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं। तो उसमें इनिशियल प्रेशर P नॉट हो जाएगा, ये P नॉट माइनस 3P, ये 2P और ये 4P। ये स्टोइकोमेट्री के हिसाब से हमने इनके प्रेशर को कम कर दिया है। तो टोटल प्रेशर क्या बनेगा, टोटल प्रेशर बनेगा P नॉट माइनस 3P प्लस 2P प्लस 4P और P नॉट प्लस 3P। ये किसके इक्वल हो जाएगा, PT के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से 3P इज इक्वल टू PT माइनस P नॉट और P इज इक्वल टू PT माइनस P नॉट डिवाइडेड बाई 3। और यहाँ से अगर आप इसमें वैल्यू रखेंगे तो P नॉट माइनस 3P जो प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स ओनली है, रिएक्टेंट्स ओनली, उसमें आप ये P की वैल्यू रख सकते हैं P नॉट माइनस 3 PT माइनस P नॉट अपॉन 3। यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, P नॉट माइनस PT प्लस P नॉट और ये क्या बन जाएगा 2P नॉट माइनस PT। दैट विल बी इक्वल टू P नॉट माइनस 3P। और इसको हम रख सकते हैं K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log ऑफ P नॉट अपॉन 2P नॉट माइनस PT। देखिए ये एक्सप्रेशन आई है जब ये रिएक्शन थी गैसियस में, और ये वाली एक्सप्रेशन आपके पास आई थी जब एक्सप्रेशन जो थी वो इक्वेशन क्या थी, A विल गिव यू 2B प्लस C। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जो गैसियस स्टेट में हैं उनके ऊपर इक्वेशन डिपेंड करेगी। हर केस में आपको डिफरेंट इक्वेशन मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप यूनिवर्सल रिएक्शन इसको मान सकते हैं, यूनिवर्सल एक्सप्रेशन इसको मान सकते हैं। अब है फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ्स। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसका हाफ लाइफ टाइम 30 मिनट्स है, तो 120 मिनट्स के बाद कितना फ्रैक्शन रिएक्टेंट्स का बचेगा। यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ों की तरफ ध्यान दिलवाना चाहूँगा। सबसे पहले देखिए, आगे एक चीज़ और पढ़ेंगे इसके बारे में, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा बचेगा, सेकंड हाफ लाइफ के बाद उस हाफ का भी हाफ हो जाएगा, थर्ड हाफ लाइफ के बाद उस हाफ का जो पहले का हाफ था उसका भी हाफ हो जाएगा। यानी कि क्या बचेगा, ये हम ये निकाल सकते हैं कि फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद 2 टू पावर 1, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद 2 टू पावर 2, थर्ड हाफ लाइफ के बाद 2 टू पावर 3। तो इससे हम एक जनरलाइजेशन निकाल सकते हैं कि n हाफ लाइफ्स के बाद अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट कितना बचेगा, जितना आपने इनिशियल कंसंट्रेशन लिया है 2 टू पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि अगर हम 120 मिनट्स के बाद देखें और हाफ लाइफ अगर 30 मिनट्स है तो 4 हाफ लाइफ हो जाएंगी। यहाँ पे 2 टू पावर 4 आ जाएगा, यानी कि 1/16 फ्रैक्शन बचेगा, 1/16 फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। आप इससे डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कुछ जनरल एक्सप्रेशंस हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। T 75% रिएक्ट हो चुकी है, उसके लिए हम डायरेक्ट एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं कि जो T हाफ का डबल होता है। 87.5 है वो 3 इंटू T हाफ होता है, 99.9 है वो 10 T हाफ होता है। इसको हम डिराइव कर सकते हैं। बस इतना रखना है कि जो हम A नोट अपॉन A रखते हैं, सपोज कीजिए आप T 99.9 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो T, और ये है कंसंट्रेशन लेफ्ट, तो 99.9% अगर रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी तो वो 0.1 बचेगा, और 0.1 बचेगा तो 10,000 हो जाएगा ऊपर log 1000। इससे आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। टी हाफ का 10%, 10 मल्टीपल आएगा, 10 टाइम्स मल्टीपल। एक ये देखिए, इस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो वर्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ के, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय रिएक्टेंट्स टू रिड्यूस। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक अप टू 25%, एक बाई 25%। ये इन दोनों में लगने में एक जैसे लग रहे हैं, हो सकता है कि आप इस पर ध्यान ना दें और आप सीधा सोल्व कर दें। अप टू 25% का मतलब ये है कि आपके पास जो रिएक्टेंट बचा हुआ है वो 25% बचा हुआ है, यानी इट इज़ द कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम टी, जो आपको निकालना है टी टाइम कि कितनी देर में 25% रिएक्टेंट बचेगा, यानी कि 75% रिएक्ट हो चुका है। और ये बाई 25 है, इसका मतलब ये रिएक्ट 25 हुआ है, आपके पास 75% बचा हुआ है। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन है T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log A नॉट अपॉन A, ये आपके पास एक्सप्रेशन थी।
हमें यहाँ कंसंट्रेशन लेफ्ट लिखनी होती है। जब रिड्यूस्ड इनिशियल कंसंट्रेशन अप टू 25% है, अप टू 25% का मतलब ये हो जाएगा कि आपके पास 25% रिएक्टेंट बचे हुए हैं, 75% रिएक्ट हो चुके, तो हमें डायरेक्ट वैल्यू लिखती है, हमने बचे हुए थे 25%। जब बात आती है रिड्यूस्ड इनिशियल कंसंट्रेशन बाई 25%, यहाँ बाई है, बाई 25% का मतलब 25% रिएक्ट हुए हैं, कंसंट्रेशन लेफ्ट कितनी बचेगी 75, तो यहाँ पे हमें जो नीचे वैल्यू है डिनोमिनेटर में वो 75 रखनी पड़ेगी, उसके हिसाब से आंसर आएगा। तो ये जो वर्ड है अप टू और बाई, इसके ऊपर आपको कंसंट्रेट करना है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लॉ कांस्टेंट, रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। तो ये डिफरेंट मेथड्स हम एक एक करके मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करता। फर्स्ट ऑर्डर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पावर 1 के, सेकंड ऑर्डर के लिए पावर 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो रेट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करता, तो स्ट्रेट लाइन, पैरेलल लाइन, यहाँ पे रेट और पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आएगी, यहाँ पावर 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक स्ट्रेट लाइन आएगी। यहाँ पे देखिए इसके बेस पे क्वेश्चन डिराइव किया हुआ है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन, मैंने आपको पहले जब ये चैप्टर शुरू हुआ था उस टाइम पे बताया था कि जब हम स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करते हैं तो वो रेट ऑफ रिएक्शन बनता है, और स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड नहीं करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के बनने या कंज्यूम होने की स्पीड है। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए डाइमर 2A से A2 बनता है, A2 डाइमर है, इज 9.5 इंटू 10⁻⁻5 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। मतलब इसने हमें रेट ऑफ रिएक्शन नहीं दिया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A2 दिया है। इज ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। इफ कंसंट्रेशन ऑफ A इज 0.01 मोल पर लीटर, फाइंड द रेट कांस्टेंट। देखिए हमें dA2/dt स्टोइकियोमेट्री से, भले ही अब ये सेम हो गया क्योंकि यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री 1 है तो यहाँ पे आपने इससे डिवाइड किया हुआ है, ये आपको दे रखा है 9.5 इंटू 10⁻⁻5। इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट है, प्लस dA2/dt इज इक्वल टू KA², क्योंकि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ये वैल्यू आपको दी हुई है, A की कंसंट्रेशन आपको दी हुई है 0.01 मोलर, यहाँ से आप K इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है इनिशियल रेट मेथड। ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल है जो मैंने ये सोल्व कर रखा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज कीजिए आपके पास कोई रिएक्शन है जिसमें 3 रिएक्टेंट्स हैं, A, B और C, वो आपको प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। इन दिस मेथड इनिशियल रेट हमें फाइंड आउट करना है। इसमें हम क्या करेंगे, 1-2 एक्सपेरिमेंट करेंगे, दोनों एक्सपेरिमेंट्स में क्या करेंगे, बाकी 2 रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखेंगे, सिर्फ एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज करेंगे और हम नोटिस करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज आया है। यही मैंने यहाँ लिख रखा है। इन द नेक्स्ट स्टेप कंसंट्रेशन ऑफ ओनली 1 रिएक्टेंट इज चेंज्ड कीपिंग अदर रिएक्टेंट्स एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन। कांस्टेंट रहेगी, बाकी दोनों की कंसंट्रेशन, सिर्फ एक की कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे। ये आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगी। देखिए A प्लस B विल गिव यू प्रोडक्ट्स। ये आपके पास एक रिएक्शन थी, हमने इस रिएक्शन को 4 स्टेप्स में किया है, मतलब 4 अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए हैं कंसंट्रेशन को चेंज करते हुए। पहले एक्सपेरिमेंट में हमने A की कंसंट्रेशन को 0.1 लिया था, B की कंसंट्रेशन को 0.1 लिया था, रेट हमारे पास ये आया था। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है हमारे पास। सेकंड, और इसको फर्स्ट को फोर्थ के साथ कंपेयर कीजिए। फोर्थ में हमने क्या किया, B को कांस्टेंट रख लिया 0.1, लेकिन A की कंसंट्रेशन को 4 टाइम्स कर दिया, तो रेट को चेंज में, रेट में क्या चेंज आएगा रेट ऑफ रिएक्शन में, वो नोटिस करेंगे। दूसरे और तीसरे एक्सपेरिमेंट में हमने A की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा है 0.3 और 0.3, और B की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, डबल कर दिया। यहाँ पे रेट चेंज देख लेंगे। आगे मैंने सोल्व कर रखा है, इक्वेशन दिया हुआ है, इस डाटा के बेस पे आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन और रेट कांस्टेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें लेट, हमने मान लिया कि रेट लॉ एक्सप्रेशन है कि K जो है वो A की अल्फा टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है, B की बीटा टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सपेरिमेंट हमें 1 और 4 को कंसीडर किया है, फर्स्ट के साथ सेकंड को क्यों नहीं किया, क्योंकि सेकंड में दोनों की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। A की कंसंट्रेशन 0.1 से 0.3 हो रही है, B की कंसंट्रेशन 0.1 से 0.2 हो रही है। हमें कोई भी 2 एक्सपेरिमेंट वो लेने होते हैं जिनमें किसी भी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो। तो फर्स्ट और फोर्थ में आप देख रहे हो B की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है 0.1 और 0.1, A की कंसंट्रेशन जो है उसको 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया है। तो R1 जो है वो 6.0, ये रेट दे रखा था हमें, इज इक्वल टू K, A की कंसंट्रेशन 0.12 पावर अल्फा, B की कंसंट्रेशन 0.12 पावर बीटा। फोर्थ एक्सपेरिमेंट में रेट की वैल्यू लिख दी, A की कंसंट्रेशन को 0.1 से 0.4 कर दिया था, B की कंसंट्रेशन को सेम रखा था। जब एक्सपेरिमेंट इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1 किया तो यहाँ पे हमारे पास आया 4 इज इक्वल टू 4, कंसंट्रेशन भी 4 टाइम्स थी, 4 टू पावर अल्फा, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू 1 आ जाएगी। यानी कि A के रेस्पेक्ट में जो रिएक्टेंट A है आपका, अल्फा की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब A के रेस्पेक्ट में ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है।
अब इसी तरीके से सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट कंपेयर कर लेंगे। सेकंड और थर्ड में ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, बी की कंसंट्रेशन को डबल किया गया है। तो ऐसे ही 7.2 सेकंड एक्सपेरिमेंट में 0.3 टू पावर अल्फा, 0.2 टू पावर बीटा, इसमें 0.3 टू पावर अल्फा और 0.4 टू पावर बीटा। इस बार ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है और बी की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया गया है। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट 3/2 करेंगे आप तो ये आपके पास आएगा 4 इज इक्वल टू, इसको सबको कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर बीटा आएगा और यहाँ पे बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2। यानी कि बीटा के रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में ये जो इक्वेशन है, बी के रेस्पेक्ट में बीटा की वैल्यू 2 आई है। तो ये इक्वेशन जो ये रिएक्शन थी जो जिसका एक्सपेरिमेंटल डाटा हमें दिया हुआ था, ये बी के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आ गया, के इज इक्वल टू ए टू पावर 1, अल्फा हमने पहले 1 निकाल लिया था, बीटा की पावर 2, और ओवरऑल रिएक्शन किस ऑर्डर की हो जाएगी, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। अब आगे हमने क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ के निकालना है। तो इसमें आपके पास रेट की वैल्यू है, दे रखा है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ए की कंसंट्रेशन दे रखी है, उसकी अल्फा पावर आपको पता लग गया, बी की कंसंट्रेशन देखिए उसकी अल्फा पावर आपको पता लग गया। यहाँ से क्या आ जाएगा 0.6 इंटू 6.0, और क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, तो यहाँ से इसकी यूनिट भी निकल जाएगी, मोल -2 लीटर स्क्वायर और पर सेकेंड। इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड और जो है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन मेथड, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।